पैशन सर्किट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फीडबैक एम्पलीफायर्स का पार्ट 2 है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर एम्प्लॉइंग फीडबैक। मतलब बेसिकली हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन जो है इन टर्म्स ऑफ ओपन लूप गेन निकालने की इसमें जो है की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम बेसिकली इसमें नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेज होते हैं या फिर नेगेटिव फीडबैक के पर्टिकुलर पैरामीटर्स किसी पैरामीटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से पैरामीटर हैं? एक तो है हमारा गेन, स्टेबिलिटी ऑफ गेन है, डिस्टॉर्शन है और बैंडविड्थ है। बेसिकली इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मान लो कोई ओपन लूप एक सर्किट है, एम्पलीफायर है, इसका गेन जो है ए है। बेसिकली इसको इस डायग्राम से दिखाया गया है और इसमें ओपन लूप गेन ए की वैल्यू है वी नॉट अपॉन वी आई, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब बात करते हैं कि यदि हम इसमें नेगेटिव फीडबैक इसमें अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो गेन है वो किस तरह से निकालेंगे। तो बेसिकली हमने एक सीरीज वोल्टेज का एक एग्जांपल लिया है। इसमें बेसिकली जो इनपुट है उस साइड में हमने सीरीज में जो है मिक्सिंग की गई है बेसिकली, और आउटपुट साइड से जो हमने जो है वोल्टेज की फीडबैक ली है। तो बेसिकली आउटपुट जो है हमारा एम्पलीफायर का वोल्टेज है और इनपुट भी वोल्टेज है। ऐसे ही हमारा जो बीटा नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क उसका भी इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या है? वी एफ अपॉन वी नॉट है। तो वी एफ क्या है? फीडबैक वोल्टेज है, इक्वल्स टू बीटा इंटू वी नॉट है। बीटा क्या है? फीडबैक फैक्टर है। और ओपन लूप गेन कितना है? वी नॉट अपॉन वी आई, वी आउटपुट अपॉन वी आई। नेगेटिव फीडबैक यदि हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो इस केस में हमने देखा कि क्लोज लूप गेन सपोज दैट उसको डिनोट कर रहे हैं ए एफ से, वो होगा वी नोट अपॉन वी एस, वी आउटपुट अपॉन सोर्स वोल्टेज। जबकि इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज में जो रिलेशन होगा वो होगा कि इनपुट वोल्टेज बेसिकली कम हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब जो फीडबैक वोल्टेज है वो इनपुट के मतलब सोर्स वोल्टेज के आउट ऑफ फेज होती है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है, मतलब इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा था। तो इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल टू होगा वी एस सोर्स वोल्टेज माइनस वी एफ फीडबैक वोल्टेज। तो फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे बीटा इंटू वी नॉट। तो हम फाइनली वी एस वैल्यू निकाल लेंगे। वी एस इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस बीटा इंटू वी नॉट। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे कि ए एफ की वैल्यू वी नॉट अपॉन वी एस है और वी एस की वैल्यू वी आई प्लस बीटा इंटू वी नॉट है। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से ए एफ की वैल्यू निकालेंगे वी नॉट अपॉन वी एस। बेसिकली वी एस की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में, वी नॉट अपॉन वी आई प्लस बीटा इंटू वी नॉट। अब डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही वी आई से भाग करने पर, मतलब अंश और हर दोनों को वी आई से भाग कर देंगे। तो ए एफ इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू वी नॉट अपॉन वी आई, क्योंकि वी आई अपॉन वी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू क्या है? वो बेसिकली में ओपन लूप का गेन है ए है। तो ए एफ मतलब गेन विद फीडबैक इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, वेयर ए इज ओपन लूप गेन। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए। इससे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ओपन लूप गेन है उसके रेस्पेक्ट में 1 प्लस ए बीटा टाइम्स कम हो गया है हमारा क्लोज लूप का गेन। बेसिकली क्लोज लूप का मतलब क्या है? इसमें जो है फीडबैक लगा दी गई ओपन लूप में, तो गेन हमारा कम हो जाता है। और ये हमारा एक्सप्रेशन है नेगेटिव फीडबैक के लिए यूज होगा। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। सेम प्रोसीजर रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि इसमें वी एस बराबर आ जाएगा वी आई माइनस बीटा इंटू वी नॉट। बेसिकली इसमें वी आई बराबर वी एस प्लस बीटा वी नॉट हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसमें गेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन। मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हमने सबसे पहले गेन के बारे में पढ़ेंगे कि गेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन, सबसे पहले तो इसमें यदि टॉपिक एग्जाम में आता है सबसे पहले जो अभी हमने डेरिवेशन किया वो डेरिवेशन कर देंगे, सेम है जब डेरिवेशन। उसके बाद हम लिखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक के कारण इनपुट पर प्राप्त होने वाली वास्तविक प्रभावी वोल्टेज जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज से कम हो जाती है, मतलब वी आई बराबर वी एस माइनस बीटा इंटू वी नॉट हो जाता है। ये हमने अभी देखा है कि वी आई बराबर वी एस माइनस बीटा इंटू वी नॉट हो जाता है। और फाइनली ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा हो जाता है, मतलब गेन कम हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक लगाने से प्रवर्तक का जो लाभ है वो 1 प्लस ए बीटा गुना कम हो जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट के रूप में है, राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन विद योर नेम। यदि गेन विदाउट फीडबैक 90 हो, मतलब ए की वैल्यू 90 है और उसका फीडबैक फ्रैक्शन 0.1 हो, मतलब बीटा की वैल्यू 0.1 है, नेगेटिव फीडबैक है, तो फीडबैक के साथ लाभ बताइए, मतलब ए एफ बताना है। ए की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 0.1, ए एफ आपको
बताना है कि कितना आएगा। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन को सोल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अटेंडेंस के लिए ये जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, वो कंपलसरी है। दूसरा प्रभाव देखना हमें नेगेटिव, जो नेगेटिव फीडबैक है उसका स्टेबिलिटी ऑफ गेन पे, मतलब गेन की स्थिरता पर, जो हमारा लाभ है उसकी स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव फीडबैक का। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी को कौन कौन जो है फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। पावर सप्लाई है, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से बीटा या तापमान बदलने से प्रवर्धक का गेन जो है वो बदलने लगता है। जो हमारा एम्पलीफायर का गेन है वो बेसिकली पावर सप्लाई वोल्टेज के बदलने से, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर के बदलने से या टेम्परेचर के बदलने से गेन जो है बदलने लगता है। इससे जो एम्पलीफायर है उसकी परफॉर्मेंस पर जो है अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। अच्छे प्रवर्धक के लिए जो है वो गेन जो है स्टेबल रहना चाहिए। अब स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर अच्छा है, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। बेसिकली यदि नेगेटिव फीडबैक के गेन की बात करें तो AF इक्वल टू A/1 + A बीटा है, ये हमने अभी देखा है। जहाँ पर A क्या है, ओपन लूप का गेन है, AF क्या है, फीडबैक के बाद जो हमारा एम्पलीफायर है उसका गेन है, बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर है। और अब इसमें यदि A बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो तो हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं और AF को लिखा जा सकता है A/1 A बीटा, मतलब लगभग 1 बीटा। ये जो है A से इंडिपेंडेंट हो गया है। AF बेसिकली डिपेंड्स ऑन फीडबैक फ्रैक्शन, मतलब एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी है, उसके पैरामीटर जैसे ट्रांजिस्टर के पैरामीटर बीटा है वगैरह उस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल फीडबैक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और फीडबैक फैक्टर जो बेसिकली फीडबैक है वो वोल्टेज डिवाइडर टाइप का रेजिस्टिव एक नेटवर्क होता है जिस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसको पेपर में कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में कि फीडबैक परिपथ जो है वो सामान्यतः एक वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है जो कि तापमान, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा बीटा तथा फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन से प्रभावित रहता है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि टेम्परेचर बदलो, चाहे ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स बदलो जो हमारा मेन एम्पलीफायर है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदलो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेसिकली। तो इसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एम्पलीफायर का जो गेन है विद फीडबैक उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये कंडीशन तब है जब A बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है, जबकि जो AF है वो 1 बीटा के इक्वल्स आएगा। लेकिन नॉर्मली हम गेन में सुधार देख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक से, यदि A बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती, तो बीच में गेन में स्टेबिलिटी आती है। वो देखते हैं कैसे। माना एम्पलीफायर का जो लाभ A है उसमें चेंज DA हो जाता है किसी कारण से, बिना फीडबैक के जो लाभ है वो A था और उसमें किसी कारण से जो चेंज है वो DA है, और इसके करस्पॉन्डिंग फीडबैक एम्पलीफायर के गेन में जो चेंज है वो DAF है। मतलब यदि नॉर्मल हमारा ओपन लूप गेन होता तो उसमें चेंज DA है, लेकिन चूंकि फीडबैक लग गया है तो आप फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में भी सोचेंगे तो उसमें उसके गेन में चेंज कितना हो गया, DAF, मतलब स्मॉल वैल्यू है, D मतलब स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली DA/A दिया हुआ है और DAF/AF निकालना है कि उसमें परसेंटेज चेंज कितनी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो निकालना है वो DAF/AF में कितना चेंज आएगा निकालना है, DA/A दिया हुआ है, ये मान के चलेंगे इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती है गेन में। तो AF इक्वल टू A/1 + A बीटा से शुरुआत करेंगे। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, छोटा सा सिंपल सा है, डेरिवेशन है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A, DAF/DA इक्वल्स टू, ये बेसिकली x/y टाइप का जो है डिफ्रेंशिएशन है। तो इसमें हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है हम मैथमेटिक्स से देख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आएगा 1 + A बीटा इंटू DA/DA माइनस A इंटू D/DA ऑफ 1 + A बीटा अपॉन 1 + A बीटा का होल स्क्वायर। बेसिकली x/y में क्या होता है, नीचे तो आ जाएगा y का स्क्वायर और ऊपर आएगा y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पैरामीटर जिसमें निकाल रहे हैं, माइनस आएगा पहला वाला x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, ये होता है बेसिकली। ये आपको देख सकते हैं x/y का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सबने बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। सिंपल मैथमेटिकल डिफ्रेंशिएशन है x/y का। तो DAF/DA की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1 + A बीटा D/A/DA, मतलब A का A के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसे 1 + A बीटा माइनस A इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू 1 + A बीटा सोल्व करेंगे तो ये A आ जाएगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और A बीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारा बीटा आएगा।
तो 1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ए बीटा से ए बीटा कट जाएगा जो अंश में है न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। डी ए एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। इसको डी एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। बेसिकली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर को, इसको ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा लिख दिया है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो डी एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू ए एफ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें हमने ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू ए एफ रखी है केवल। अब इसको लिख सकते हैं डी ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद जस्ट थोड़ा सा हमने चेंज किया है, सॉल्व किया है। तो उसको कह सकते हैं कि हमने देखा कि परसेंटेज चेंज जो है वो विद फीडबैक में, फीडबैक के गेन के बाद हम परसेंटेज चेंज देख रहे हैं तो वो हमारी घट गई है, 1 प्लस ए बीटा टाइम्स हो गई है। मतलब विदाउट फीडबैक यदि गेन में चेंज देख रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज, उसके रेस्पेक्ट में 1 प्लस ए बीटा टाइम्स हमारा चेंज कम हो गया है, मतलब गेन में बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ गई है। मतलब किसी पैरामीटर में चेंज की वजह से यदि ओपन लूप गेन चेंज होता है तो यदि फीडबैक के बाद के गेन की बात करें तो उसमें परसेंटेज चेंज कम होगा, मतलब गेन जो है एक तरह से स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, गेन में स्टेबिलिटी आती है। अब बात करते हैं कि बैंडविड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। बेसिकली इसमें डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग केवल ये देखेंगे कि बैंडविड्थ जो है बेसिकली बढ़ जाती है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। नेगेटिव फीडबैक के लगने से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बेसिकली रेंज बढ़ गई है, लोअर वाली और नीचे आ गई और अपर वाले और ऊपर चली गई जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली हमारी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, और यदि कोई एग्जाम में पूछे तो 1 प्लस ए बीटा टाइम्स बढ़ जाती है, 1 प्लस ए बीटा गुना ही हो जाती है। इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं ग्राफिकली। यदि F1 बिना फीडबैक के लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निम्न कट ऑफ आवृत्ति है, F2 बिना फीडबैक के उच्च कट ऑफ आवृत्ति है, मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, F1F फीडबैक के साथ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निम्न कट ऑफ आवृत्ति है, F2F फीडबैक के साथ उच्च कट ऑफ आवृत्ति मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायग्राम से ही देख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, डायग्राम से ही अपने आप सेल्फ सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी हो रही है। ये डायग्राम जो है F1 और F2 जो है उनके बीच का जो गैप था वो बैंडविड्थ है बिना फीडबैक के, और F1F और F2F के बीच का जो गैप है वो BWF मतलब बेसिकली फीडबैक के साथ बैंडविड्थ है। बिना फीडबैक के बैंडविड्थ BW है और फीडबैक के साथ बैंडविड्थ BW, और सफिक्स में F है, मतलब फीडबैक के साथ है तो F लिखा गया है। और हम ये देख सकते हैं कि ये AB जो है हमारे ओपन लूप गेन है, मैक्सिमम गेन है, और 0.707 जो है हमारा वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पर गेन है F1 और F2 पर। ऐसे ही AVF और 0.707 AVF के बारे में भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फीडबैक लगाने से हमारी जो बैंडविड्थ है वो एम्पलीफायर की बढ़ गई है, F1F घट गई है, लोअर कट ऑफ और कम हो गई है F1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और F2F बढ़ गई है 1 प्लस ए बीटा इंटू F2। बैंडविड्थ जो है वो क्या होगी F2F माइनस F1F, ये विद नेगेटिव फीडबैक है, और विदाउट फीडबैक F2 माइनस F1। तो बेसिकली बैंडविड्थ विद फीडबैक BWF इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस ए बीटा टाइम्स बैंडविड्थ, मतलब लगभग 1 प्लस ए बीटा टाइम्स हो जाती है। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक का डिस्टोर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन डिस्टोर्शन, मतलब जो विरूपण है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच की बेसिकली जो है इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना डिस्टोर्टेड हो गया है, तो वो जो है कम हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। DF क्या है, डिस्टोर्शन विद फीडबैक है, और D क्या है, डिस्टोर्शन विदाउट फीडबैक है। जबकि गेन क्या है, AF है विद फीडबैक, और विदाउट फीडबैक गेन कितना है, A है। फीडबैक लगाने पर आउटपुट पर जो उत्पन्न डिस्टोर्शन है वो DF है, और बेसिकली उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमें फीडबैक भी होगा। तो अतः DF का कुछ भाग बेसिकली बीटा इंटू DF इनपुट को फीडबैक होगा, और यह डिस्टोर्शन मूल प्रवर्धक मतलब ओरिजिनल जो एम्पलीफायर था, ओपन लूप एम्पलीफायर था, द्वारा A गुना होकर A बीटा DF हो जाएगा। मतलब हमारा DF डिस्टोर्शन था आउटपुट में विद फीडबैक, वो बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के जो है बीटा इंटू DF फीडबैक हो जाएगा इनपुट को, और फिर वो ओपन लूप गेन A द्वारा मल्टीप्लाई होके फिर से वापस आउटपुट में A बीटा DF पहुँच जाएगा।
ए बीटा डी एफ हो जाएगा। यह डिस्टोर्शन वास्तविक विरूपण डी विदाउट फीडबैक से घट जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा ये डिस्टोर्शन है वो वास्तविक विरूपण डी, जो विरूपण बिना फीडबैक के था, से घट जाएगा, नेगेटिव फीडबैक के कारण घट जाएगा। अब जो है क्या होगा, अब जो है एम्पलीफायर के आउटपुट पर डिस्टोर्शन निम्न होगा, डी एफ इक्वल टू डी माइनस ए बीटा इंटू डी एफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेसिकली डी एफ जो आएगा वो आएगा डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। कह सकते हैं कि डिस्टोर्शन जो है नेगेटिव फीडबैक की वजह से 1 प्लस ए बीटा टाइम्स कम हो जाता है, विरूपण जो है डिस्टोर्शन कम हो जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। तो अभी तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली हमारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन ये होता है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, इसका डेरिवेशन देखा। फिर हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक का गेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, गेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती, गेन घट जाता है, स्टेबिलिटी गेन की बढ़ जाती है, और इसको मैथमेटिकली हमने देख लिया। इसके बाद बैंडविड्थ बढ़ जाती है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी घट के अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ के। इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमने डिस्टोर्शन को देखा, डिस्टोर्शन हमारा कम हो जाता है, 1 प्लस ए बीटा टाइम्स कम हो जाता है, बैंडविड्थ 1 प्लस ए बीटा टाइम्स बढ़ जाती है, डिस्टोर्शन 1 प्लस ए बीटा टाइम्स कम हो जाता है, गेन 1 प्लस ए बीटा टाइम्स कम हो जाता है, और जो स्टेबिलिटी है गेन की वो बढ़ जाती है। आगे वाले लेक्चर्स में हम नेगेटिव फीडबैक का इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे सिलेबस में 2 टॉपिक हैं, आरसी बेसिकली बिना एमिटर बाईपास के जो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब एक तरह से हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विदाउट एमिटर बाईपास कैपेसिटर को एनालाइज करेंगे, उसकी बेसिकली फीडबैक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका गेन, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे, और उसके बाद हम एमिटर फॉलोअर सर्किट और उसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।